हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि अभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादातर हम कोशिश कराएंगे कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में बहुत ही निर्णायक भूमिका रखते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इस बार संभावना है कि आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आने का। तो हम प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से कि जो भी सबसे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी मंथ वाइज। तो अब ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लास्ट से देखिएगा, लास्ट 6 महीने करंट अफेयर्स। और इस लास्ट वीडियो हम लोगों ने सितंबर महीने करंट अफेयर देखा था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पूरा डल चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं अक्टूबर माह की समसामयिकी, जो कि हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा वो हमारा टॉपिक है केंद्र और राज्यों के फैसले से होगा। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी, ठीक है, न्याय की देवी की नई मूर्ति से आंख की पट्टी हटा दी गई है। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जो देवी थी उनके आंख से पट्टी हटा दी गई है, और उनके एक हाथ में क्या है, तराजू, और दूसरे हाथ में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे हाथ में क्या है, आपकी संविधान की किताब है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुराने जो थे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसको बोला था, लेडी ऑफ जस्टिस, है ना। सुप्रीम कोर्ट में क्या थी, लेडी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के लाइब्रेरी में लगाई गई है। ठीक है, इस नई मूर्ति को सीजीआई डीआई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर के बनवाया है। ठीक है, किसने बनवाया है? डीआई चंद्रचूड़, जो कि भी हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। जजों की लाइब्रेरी में लगाया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ लगाया गया है, तो जजों की लाइब्रेरी में। इनके एक हाथ में क्या है, संविधान की किताब है। ब्रिटिश काल की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश की गई थी इसमें, इसलिए इस पे विरासत को पीछे छोड़ने के लिए खास तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, इस नई मूर्ति में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इस नई मूर्ति में आपका न्याय की देवी की नई मूर्ति में भारतीय परिधान साड़ी पहनाया गया है, आंखों से पट्टी हटा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि संदेश देना कि देश में कानून अंधा नहीं है। पहले क्या बोला था, कानून क्या है आपका, अंधा है। तो अब क्या है, आंख से पट्टी हटा दिया गया और ऐसा बोला गया कानून क्या है, अब अंधा नहीं है, यह एक सजा का प्रतीक नहीं है। जबकि पुरानी मूर्ति में आंख की पट्टी यह दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब क्या है, बराबर है। पर इस बार ये बता रहा है कानून अंधा नहीं है, जो हालांकि बोला जाता कानून क्या है, अंधा है, अंधा है। ठीक है, तो जब याद रखिएगा कि इनके बाएं हाथ में संविधान की पुस्तक है, ठीक है, और दाएं हाथ में तराजू है। और तराजू कैसा रखा गया है, बराबर, बराबर रखा गया है। पहले क्या था, एक तराजू ऊपर था, एक तराजू नीचे था। ठीक है, तो ये समानता नहीं प्रदर्शित करता था। अब क्या है, तराजू को क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से काट के ऐसा ऐसे बराबर तराजू बनाया गया ताकि समाज में समानता को दर्शाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको पीडीएफ में सारा चीज डिटेल मिल जाएगा। और ये जो आपका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल, सॉरी, हमारे एप्लीकेशन में उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में, है ना। आप परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, पूरा डिटेल्स में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए थूकना निषेध अध्यादेश 2024 लागू किया? ठीक है, अब देखो यार, गुटखा जाकर कहाँ थूकते हैं, वहीं पे लागू होगा। जिसे थूकने या मानव अवशिष्ट को खाद्य पदार्थ में मिलाने को संज्ञेय और गैर जमानती बताया। ठीक है, संज्ञेय अपराध मतलब क्या होता है कि बिना जमानत, बिना आपका वारंट की गिरफ्तारी होती है, उसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध को अपराध बताया गया। और ऐसा कहाँ हुआ है, तो यूपी में हुआ है। याद रखिएगा, यूपी के दफ्तर में क्या होता है, गुटखा खा के पूरी दीवार को लाल कर देते हैं। तो वहीं पे एक कानून लाया गया है कि अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसको क्या होगा, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा, और उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपका यूपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि यूटी है ना, उसमें पहले वहां के सीएम बने हैं, और वहां के सीएम है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो उमर अब्दुल्ला है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी पार्टी है। और वहां के सुरेंद्र चौधरी क्या बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो देखिए, ऑप्शन ए था सुरेंद्र चौधरी, तो ऑप्शन देख करके नहीं लगाना है। डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, जबकि सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, सॉरी बन चुके हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीएम कौन है और डिप्टी सीएम कौन है। तो याद रखना, सुरेंद्र पाजी कौन है, डिप्टी सीएम है।
ठीक है, बाकी डिटेल दिया हुआ है, फारूक अब्दुल्ला इनके पिताजी थे, ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बने? तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी, ठीक है, नायाब सिंह सैनी है, वहां के याद रखें राज्य के 19वें मुख्यमंत्री हैं, बार बार वहां पे सरकार चेंज हो रहा था, इस वजह से दूसरी बार इनको हरियाणा में चुनाव हुआ और इनको विजय हासिल हुआ, बीजेपी अपनी सत्ता में फिर से वापस आ गई। नायाब सिंह सैनी हाल ही में क्या है, वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की और 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का पात्र बनाने वाला कानून बनाने की योजना के बारे में बताया? तो ये ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या नियंत्रण पर नई बहस शुरू करने वाला टिप्पणी की, क्योंकि 2026 में क्या होना है, फिर से परिसीमन होना है। 1971 की जनगणना पर 2026 तक क्या किया गया था, आपका रोक लगा दिया था कि 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होगा, ठीक है। तो नायडू ने अक्टूबर 2024 में कहा कि हम अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए और दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि साउथ की जनसंख्या कम है और उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में भी कम है, ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत हावी है संसद पे। ऐसा माना जाता है कि जो भी यूपी बिहार को जीतता है वो उनका संसद में राज हो जाता है। तो ऐसा न हो करके इन्होंने एक ऐसा बिल लाया है ताकि अधिक बच्चे पैदा करें, 2 से ज्यादा, है ना। तो ये एक विवादित भी बयान बन चुका है और इस पर बहस छिड़ चुकी है। इस पर हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए केवल 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को ही पात्र बनाया जाएगा। पहले क्या था कि 2 से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 से अधिक बच्चे वाले ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तो एक विवाद हो गया ना, कि अभी हम लोग क्या चला रहे हैं, हम 2 हमारे 2, यहाँ चला रहे हैं हम 2 हमारे बहुत ज्यादा, है ना। तो हम 2 हमारे दर्जन, ऐसा कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप डिटेल में देख सकते हो, है ना। राज्य, हाँ ये देख रहे हो, राज्य में लोकसभा सीट बढ़ने का अनुमान है, ऐसा अनुमान बताया गया एनडीटीवी में, है ना। एनडीटीवी में वर्तमान बताया गया कि वर्तमान में 2026 में सीट में कितना अंतर होगा। कर्नाटक में 28 से बढ़कर के 36 सीट होगा और 8 का अंतर होगा। तेलंगाना में 17 से बढ़ के 20 सीट हो जाएगा और 3 का अंतर हो जाएगा, मतलब 3 सीट एक्स्ट्रा बढ़ेंगे यहाँ पे। आंध्र प्रदेश से 25 से 28 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 का अंतर होगा। तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 41 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का अंतर होगा। और केरल में 20 से बढ़कर के 19 हो जाएगा, 1 सीट माइनस हो जाएगा केरल में, ठीक है। ये दक्षिणी राज्य की लोकसभा सीट बढ़ने का अनुमान है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही हो, पर एक अनुमान लगाया गया। जबकि उत्तरी राज्य में यूपी में 80 से बढ़कर के 128 सीट, सोच सकते हो आप, 48 सीट का इजाफा हो रहा है यहाँ पे, केवल अकेला कहाँ, यूपी में। बिहार में 40 से बढ़कर 70, 30 सीट, मतलब यहाँ पे 40 से 78, 78 सीट केवल 2 राज्यों में बढ़ रहा है लोकसभा में। और यहाँ सब राज्य मिला कितना बढ़ रहा है, देखो 8 3 11 3 14 2 16, और 16 में से 1 कम, केरल में माइनस हो रहा है, तो ये 15 सीट टोटल दक्षिणी राज्यों में मिला के 15 सीट बढ़ रहे हैं। यहाँ केवल 2 राज्य मिला करके 78 सीट बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि असमानता दिखाई दे रही है। इसी वजह से वहां के चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया, विवादित बयान, कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करो तभी हम आपको क्या करेंगे, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने देंगे। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर के 40 सीट हो जाएंगी, जिसमें हमारे 48 सीट की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर के 68 हो जाएगा, यहाँ पे 20 सीट की बढ़ोतरी होगी। और राजस्थान में 25 से बढ़कर के 44 हो जाएगा और 19 सीट की बढ़ोतरी होगी। इस आधार पर यहीं पे देखो आपका कितना अंतर दिख रहा है, 100 से अधिक सीट बढ़ जाएंगे केवल उत्तरी राज्यों में। इसी को लेकर के चिंता बनी हुई है और हाल ही में सरकार, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू ने ये विवादित बयान दिया है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये अनुमान है तो इसको रटने की जो आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि उत्तरी दक्षिणी में असमानता का मुख्य कारण क्या है। अभी हाल ही में 2026 में परिसीमन होने वाला है, इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? CACP, ठीक है, सिफारिश करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है CACP, कृषि लागत मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसे पहले लागत मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आपके मंडी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ये सिफारिश करता है, घोषणा कौन करता है? आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति, यानी कि केंद्र सरकार ही जारी करती है। तो याद रखना कि रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया। इसके लिए गेहूं का MSP, जिसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 24-25 रुपया। अच्छा डाटा है ना। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? 24-25 रुपया, ठीक है। देख लेते हैं कुछ प्रमुख फसलों के, है ना, नाम और उनके समर्थन मूल्य कितने हैं। गेहूं का है 24-25 और पिछला था 2275। तो पिछला को अभी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछला याद करेंगे नया कंफ्यूजन हो जाएगा। गेहूं का है 24-25, गेहूं के जौ का है 1980 रुपया,
चना का 5650 रुपया, मसूर का है 6700 रुपया, सरसों तिलहन का है 5950। ठीक है, सरसों तिलहन का 5950। सरसों तिलहन का 5950 रुपया, कुसुम का 5940 रुपया। याद रखना कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुआ है, 300 रुपया किसमें हुआ है, सरसों तिलहन में। ये इंपॉर्टेंट है, बढ़ोतरी क्या हुआ है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल दो चीज याद रखना, गेहूं 2450 रुपये और चना 5650 रुपये, जौ भी याद कर लो। ये तीन कम से कम याद आपको होने चाहिए। बढ़ोतरी किसमें हुआ है, सरसों तिलहन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। किसमें, 300 रुपया, किसमें, सरसों तिलहन में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 जो होते हैं वो रबी फसल के लिए एमएसपी जारी होता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा इजाफा किसमें हुआ है, सरसों तिलहन में 300 रुपये की इजाफा किया गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। गेहूं है 2450 2425, जौ है 1980 रुपया और चना है 5650 रुपया। ठीक है, वर्तमान में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। इसका नया नाम क्या है, महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी का नाम है रतन टाटा के नाम पर, रतन टाटा महाराज राज्य स्किल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, भारत का तीसरा राज्य जिसने जाति सर्वेक्षण अक्टूबर 2024 में शुरू किया, तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है, तेलंगाना। अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश बताया था कि विवादित बयान दे रहे हैं और लगातार अभी क्या चल रहा है वहां पे, परिसीमन के वजह से ये चर्चे में भी है। इसी वजह से यहाँ पे जातिगत सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि कौन सी जाति कहाँ रहती है। हाल ही में जाति वाला मुद्दा भी बहुत ज्यादा उठ गया है। बिहार राज्य पहला था जो आपका, बिहार राज्य और आंध्र प्रदेश ने जाति सर्वेक्षण कराया था। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले बिहार राज्य जातिगत सर्वेक्षण करवाने वाला पहला राज्य है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और अब कौन सा आ जा रहा है, तेलंगाना करवाने का डाटा सोच रहा है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और सीएम है वहां के रेवंत रेड्डी और राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यपाल कौन है, जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा वहां के क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ बताया गया बिहार में कितने हैं, 63% ओबीसी हैं, एससी है 19% और एसटी है 1.168%। ठीक है, तो ये बिहार का कोई डाटा है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना रखना है कि पहले सबसे पहले बिहार में हो चुका है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हो गया है और नेक्स्ट जो राज्य है, तीसरा राज्य आपका तेलंगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में किन 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया। ठीक है, याद रखना, फारसी भाषा को रिकमेंड किया गया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, पर वो शामिल नहीं है। वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखना 5 भाषाएं हैं, मराठी, ठीक है, असमिया और बंगाली अभी शामिल हुआ है। इसके अलावा पाली और प्राकृत ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में शामिल था। शुरुआत में ही 2020 में जब आया था, तो एनईपी 2020 में ही इसको शामिल कर दिया गया था कि पाली और प्राकृत जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं इसको हम शामिल करेंगे, है ना। इसके अलावा अभी नया शामिल हो गया है मराठी, असमिया और बंगाली। ठीक है, अब 5 भारतीय भाषाओं को शामिल करने के बाद वर्तमान में पूछेगा कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं, तो वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो चुकी है 11। अपना फारसी को रिकमेंड किया गया था पर फारसी शामिल नहीं है, अभी तक शामिल नहीं हुई है, केवल घोषणा हुआ है। अगर ऐसा होता तो 12 हो जाता। ठीक है, तो कई बुक में फारसी को दिखा दिया गया, आपके करंट अफेयर्स के कई बुक आई है ना, तो ऐसा चीज दिखा गया वहां पे, तो याद रखना कि नहीं है। ठीक है, इससे पहले 6 भारतीय भाषाएं थी, जो कौन कौन सी थी, पहले सबसे पहले था तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। सबसे पहले तमिल कब आया था, 2004 में, और उड़ीसा 2014 में। ठीक है, बाकी आप अंदर का एक बार देख लेना, सारा चीज यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। 4 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, शुरुआत था, और शुरुआत किसी बात तमिल से, सबसे लास्ट में ओडिया था, और 2020 में आपका मिला है पाली प्राकृत, और 2024 में असम, बंगाली और मराठी। ठीक है, असमिया, बंगाली और मराठी भाषा को दर्जा दिया गया। इस आधार पर 6 पहले और 5 अभी, टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कला और संस्कृति में हमारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य है जिसने, मुख्यमंत्री वहां के एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्वदेशी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है और हम अपने गायों को राज्य माता घोषित करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वायरस या बीमारी से। ठीक है, प्रत्येक महीने का करंट अफेयर्स है, वो भी टॉपिक वाइज, तो आप देखना नहीं भूले। और हमारे जो करंट अफेयर्स जो है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हमारे टेलीग्राम में डल जाती हैं प्रतिदिन, उसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, तो जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायरस बीमारी से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि अफ्रीकी देश मलेरिया मुक्त हो चुका है। इसका नाम है मिस्र या इजिप्ट। इजिप्ट जो है नील नदी, है ना, मिस्र इजिप्ट एक ही नाम है, यहीं पे क्या बहती है, नील नदी, ठीक है। तो ये देश साल 2024 में आधिकारिक तौर पर मलेरिया से मुक्त हो चुका है। म से मलेरिया और म से मिस्र, ठीक है, मलेरिया से मिस्र याद रखना, ठीक है, और इसी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इजिप्ट, ठीक है। तो म से मलेरिया, म से मिस्र, और ऐसा घोषित करने वाला, मलेरिया मुक्त होने वाला यह देश WHO ने घोषणा किया है, दुनिया का ऐसा करने वाला 44वां देश है। मतलब विश्व में 44 ऐसे देश हैं जहां पे मलेरिया मुक्त हो चुका है, और 44वां देश कौन बना है, मिस्र, ठीक है। और कहाँ पे है, आपका अफ्रीका देश है, अफ्रीकी देश है, ठीक है। कार्बो वर्डे के बाद दुनिया का दूसरा देश बन चुका है, मतलब कि मलेरिया मुक्त होने वाला कार्बो वर्डे एक देश है, वह दुनिया का दूसरा देश बन गया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 5वां अफ्रीकी देश है, ठीक है। इस तरह मिस्र मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 44वां देश बन गया है। राजधानी यहाँ की है काहिरा, ठीक है, मिस्र राजधानी है काहिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राष्ट्रपति वहां के अब्देल फतेह अल सीसी आपके पिछले बार गणतंत्र दिवस में आए हुए थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। याद रखिएगा, मलेरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मलेरिया जो है, विश्व मलेरिया दिवस सबसे पहले 2008 में मनाया गया था। ये आपके साइंस से भी क्वेश्चन जुड़ जाता है। मलेरिया, भारत ने वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का, खत्म करने का लक्ष्य लिया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि भारत ने कब तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य लिया है, 2030 तक। मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये साइंस से क्वेश्चन जुड़ जाता है। और प्लाज्मोडियम पैरासाइटिस में पाया जाता है, जो हमारे शरीर पर फैल जाता है, और इसी वजह से मलेरिया हमको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। खास करके लीवर में पहुंचकर स्थायी हो जाता है और आरबीसी को संक्रमित कर देता है। इससे लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर परजीवी कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे संक्रमित होकर कोशिकाएं फट जाती हैं और हमारा जो होता है तबियत खराब हो जाता है, ठीक है। याद रखना, WHO के अनुसार 2030 तक मलेरिया के मामलों को कम करने में 90% तक कम करने का लक्ष्य है, और भारत ने भी लक्ष्य बनाया कि 2030 तक हमको मलेरिया मुक्त करना है। याद रखना, 2030 तक कम से कम 35 देशों में मलेरिया को खत्म करना, ऐसा लक्ष्य रखा है किसने, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक 35 में से एक देश कौन सा होगा, इंडिया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया है, तो विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। महिलाओं में विजय की है विजया, ठीक है। विजया किशोर रहाटकर ने क्या किया है, महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने रेखा शर्मा की जगह ली है, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका मकसद क्या है, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव, हिंसा को खत्म करना, उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा के निधन के बाद रतन टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसके चेयरमैन है नोएल टाटा। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा। इन्होंने टाटा ट्रस्ट किया, रखना किसके चेयरमैन बनाए गए हैं, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है, नोएल टाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और ये क्वेश्चन है मिस इंडिया 2024। मिस इंडिया 2024 कौन बनी है, तो निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल कहाँ की है, उज्जैन की रहने वाली है, उज्जैन वही महाकाल वाला, है ना। तो निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 बनी है। इसके अलावा उन्होंने मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, या अयोध्या, बेंगलुरु, उज्जैन में होने वाली रामलीला में सीता और कृष्णा लीला में राधा का भूमिका निभा चुकी है। तो याद रखिए, जो रामलीला जो में होता है ना, सीता और राधा की बनती है, वही कौन है, निकिता पोरवाल। तो आप याद हो जाएगा आपको, निकिता ही क्या है, सीता है, और निकिता ही कौन है, राधा है, ठीक है। तो अब सीता राधा कौन है, निकिता, तो याद रखना, ठीक है। ये कौन है, मिस इंडिया 2024, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए हैं, एयर मार्शल एसपी धारकर, ठीक है। एयर मार्शल एसपी धारकर बनाए गए हैं नए उप प्रमुख, और अमरप्रीत सिंह, है ना, प्रमुख है। भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने, तो इसके बने हैं मनोज कुमार दुबे जी। रेल वित्त निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं मनोज कुमार दुबे। चलिए आर्थिक से क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक से क्वेश्चन है, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अक्टूबर 2024 में 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यह रेपो दर कितनी है, तो याद रखना, अभी तो दिसंबर जनवरी आ चुका है, तो अक्टूबर के बाद आपका
द्विमासिक ये था, 10वीं बार था और अभी 11वीं बार हो चुका है, 11वीं बार। अब दिसंबर में डाटा आया है और अभी भी कितना है रेपो रेट आपका 6.5%। तो लगातार 11 महीने से कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इस बार के लिए, ठीक है, कि रेपो रेट कितना है, तो 6.5, ठीक है। अब याद रखना, थोड़ा सा मैं यही बता देता हूं कि आपका रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट 3.65 3.35, ठीक है, 3.35 रिवर्स रेपो रेट है। और आपका 6.5 6.75 क्या है, ये बैंक रेट है, ठीक है, 6.75 बैंक रेट है। और जितना बैंक रेट होता है उतना ही क्या होता है, एमएसएफ, ठीक है, एमएसएफ कितना है 6.75, सीआरआर 4% है और एसएलआर 18.5% है, एसएलआर, ठीक। अभी इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए बता देता हूँ कि रेपो रेट क्या होता है। मैं रेपो रेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 11 महीने से लगातार कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट वह रेट होता है जहां पर बैंक जो होती है अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करती हैं, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, रेपो रेट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस से। भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का, 31 याद रखना, 31 ना, 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का सौदा किया। इसका नाम क्या है, MQ-9B। अमेरिका से ड्रोन खरीदने का सौदा किया, इसका नाम है MQ-9B। यह अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, याद रखना, जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इस ड्रोन को हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। तो हंटर किलर ड्रोन क्या है, MQ-9B, ठीक। कहां से लिए हैं, अमेरिका से, ठीक है। किसके लिए, तीनों सेनाओं यानी कि जल थल और वायु तीनों के लिए 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का सौदा किया है। इसका नाम क्या है, MQ-9B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन के शिखर सम्मेलन के ठीक पहले भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर गश्त पेट्रोलिंग सहमति बना दी। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में कल पढ़े थे, है ना। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, NDB में 10। तो नरेंद्र मोदी और ब्रिक्स समिट में शिरकत करने से पहले भारत और चीन के बीच समझौता हुआ और इसी के बाद LAC और पेट्रोलिंग के लिए दोनों सहमत हो गए, ठीक है। भारत और चीन के बीच LAC पर किन जगहों पर तनाव है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है, दौलत बेग, देपसंग प्लेन्स, गलवान घाटी तो आया भी था, हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंगसो झील और डोमचोक, ये इतने जगह पर क्या है, LAC पर भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर रखा गया है। लद्दाख में काक्सर ब्रिज का नाम रखा गया है कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर, ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। लद्दाख में जाकर क्या पीना है, बीड़ी, ठीक है। लद्दाख क्या है, ठंडा प्रदेश है और वहां पे जाकर पीना है आपको बीड़ी। तो लद्दाख में कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं और वहां के उपराज्यपाल कौन है, BD मिश्रा। राजधानी है लेह, ठीक है, और ये वर्तमान में UT है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किन देशों के बीच बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार, मालाबार का आयोजन कहाँ हुआ, तो मालाबार हमेशा कहाँ होता है आपका, और मतलब कोरोमंडल तट पर, और ये A और B दोनों मतलब कि बाजा, ठीक है। मालाबार किस होता है, क्वाड देशों के साथ होता है, और बताया था कल में क्वाड देश कौन है, QUAD, क्वाड। क्वाड देश है आपके बाजा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। ये 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और भारत, ठीक है, क्योंकि भारत ऑलरेडी है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और कौन होगा, इंडिया। तो बाजा जो होगा, किस बाजा यानी कि क्वाड देशों के बीच कौन सा समय अभ्यास होता है, मालाबार। जहां भी आपके नाम में मालाबार सैन्य अभ्यास दिखे मतलब किसके बीच होगा, क्वाड देशों के बीच होगा। और क्वाड देश कौन है, बाजा है। और इसमें से 3 नाम आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, इसके साथ में क्या है, इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही है इंडिया, तो क्वेश्चन में इंडिया नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नौसेना के विमान महाग युद्धपोत INS विक्रांत की तैनाती के लिए फ्रांस के किस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए प्रक्रिया को तेज किया। तो फ्रांस के लड़ाकू विमान का नाम पड़ा ही आपको, राफेल M यानी कि राफेल मरीन, ठीक है। तो फ्रांस का लड़ाकू विमान का नाम क्या है, राफेल मरीन, ठीक है। तो विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए, तो INS विक्रांत पर कौन सा राफेल रहेगा, आपका राफेल M। फ्रांस से खरीदने का प्रक्रिया को तेज किया है भारत, और राफेल कहाँ पे होगा, INS विक्रांत पे। तो ये याद रखिएगा, INS विक्रांत पर राफेल को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से। टेस्ट मैच में 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो याद रखना सर्वाधिक रन कौन बनाता है हमारे, एक तो भैया रोहित है ना, हिटमैन, और दूसरा विराट कोहली। तो याद रखना कि 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं अब विराट कोहली। उन्होंने यह मुकाम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में हासिल किया। विराट कोहली ने 18 अक्टूबर 2024 को 102 बॉल पर 70 रन बनाए। इसी के साथ कोहली के 9,000 रन पूरे हो चुके हैं। अब तक कौन कौन बना चुका है? तेंदुलकर, हमारे क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर, ये तीन इनसे पहले जो लोग हैं वो 9,000 रन बना चुके हैं। याद रखिएगा, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। इसके अलावा चौथे भारतीय अब कौन हो गए? विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने महिला T20 विश्व कप खिताब जीता है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको जीता है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि हाल ही में इसका हुआ था आयोजन। ठीक है, तो याद रखना महिला T20 विश्व कप में जीता है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, कहाँ हुआ था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और T20 पुरुष वाले में कौन जीतेगा? इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया? तो तेलंगाना सरकार ने गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं अब तक? उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। याद रखना कि राफेल नडाल कौन सा खिलाड़ी है? टेनिस। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, राफेल नडाल क्या खेलता है? टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, उन्होंने 2024 का डेविस कप फाइनल नडाल का कैरियर का अंतिम इवेंट था। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच है। ठीक है, सर्बिया कौन है? नोवाक जोकोविच। उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, याद रखना ग्रैंड स्लैम और गोल्डन ग्रैंड स्लैम, एक क्वेश्चन आता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम, जो आदमी चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक जीत लेता है उसको बोलते हैं गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ठीक है, गोल्डन ग्रैंड स्लैम, जो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, बताया था अफवाह, AFWA, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच विंबलडन और यूएस ओपन। यूएस को ऐसे लिखा हूं तो आप यू कर लो। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक जीत लेता है, उसको बोलते हैं गोल्डन ग्रैंड स्लैम। और सबसे ज्यादा जीतने वाले कौन है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जो कि 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इन्हें याद रखना, नोवाक जोकोविच को लाल बजरी का बादशाह बोलते हैं। ठीक है, लाल बजरी का बादशाह बोलते हैं नोवाक जोकोविच को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल की खिलाड़ी दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने का फैसला किया? तो दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्ट हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब। सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब 2024 किस भारतीय खिलाड़ी जीता है? तो पंकज अडवाणी। तो पंकज अडवाणी क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स। ठीक है, तो जहां भी बिलियर्ड्स का नाम आएगा पंकज अडवाणी को मत भूलना कि बिलियर्ड्स कौन खेलते हैं। आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछने लगा है कि ये खिलाड़ी किस खेल संबंधित है। ठीक है, तो सिंगापुर ओपन जीता है बिलियर्ड्स खिताब, और बिलियर्ड्स कौन खेलते हैं? पंकज अडवाणी। जो डंडा वाला खेल देखे होगे आप, टेबल में ऐसे होता है, बॉल से खेलते हैं ऐसा करके, तो वही है बिलियर्ड्स। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? मेजबान देश नहीं, मेजबान राज्य, सॉरी, मेजबान राज्य किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड। ठीक है, तो 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में भी शुरू होने वाला है ना, जनवरी में भी शुरू होने वाला है। तो याद रखिएगा, सॉरी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है 38 नंबर का नेशनल गेम। तो 38 नेशनल गेम कहां शुरू होने वाला है? उत्तराखंड में। भारतीय ओलंपिक संघ इसका आयोजन कराता है। इसका आयोजन के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना है। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल कब से शुरू होगा? 28 जनवरी से। बताया था ना, हाल ही में शुरू होने वाला है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम का डेट कि कब से शुरू होने वाला है। 28 जनवरी से 14 फरवरी, क्योंकि पहले से डेट फिक्स हो चुका था, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो 38वां होने वाला है और 28 से, देखो 38 में 10 मैच करोगे तो क्या आ जाएगा? 28, और जनवरी में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 जम्मू कश्मीर लद्दाख में 2 भागों में होने वाला है। रखना कि स्नो वाला जो है, स्नो वाला होगा लद्दाख में, और जो आइस वाला होगा वो होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, स्नो मतलब बर्फ जहाँ पे गिरता है जी, तो लद्दाख में होगा स्नो वाला, और आइस वाला होगा जम्मू में। ठीक है, पहला भाग लेह में और दूसरा भाग गुलमर्ग में होगा, वही बताया, स्नो वाला लेह में होगा और आइस वाला गुलमर्ग में होगा। ठीक है, नेशनल गेम्स पहली बार 1924 में ब्रिटिश भारत में शुरू हुआ था,
और वो शुरू हुआ था लाहौर में, ठीक है, लाहौर में किए गए थे। तब तो इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। 1940 में टूर्नामेंट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। आज़ादी की पहली बार लखनऊ में 1948 में आयोजित हुआ था, 1948 में था। इसके बाद इसका भारतीय ओलंपिक संघ आयोजन कराता है। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, राजधानी है देहरादून। शीतकालीन और गौरसैंण, हाँ, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गौरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है, गौरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 17, सैफ मतलब साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, SAAF, सैफ अंडर 17 फुटबॉल, साउथ एशियन एथलेटिक्स फुटबॉल चैंपियनशिप, सैफ फुटबॉल का खिताब किसे जीता? तो बांग्लादेश, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF होगा, SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। बांग्लादेश जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? भूटान की राजधानी थिम्पू में, भूटान की राजधानी थिम्पू में इसका आयोजन हुआ था। जीत विजेता देश है बांग्लादेश। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। सैफ देश जो है भारत में जो सार्क देश है वही खेलते हैं। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान द्वारा की गई थी शुरुआत, जो बाद में महासंघ में शामिल हो गए। सीनियर पुरुष महिला के लिए आयोजन टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप होता है। याद रखना कि सीनियर वाला जो होता है पुरुष और महिला के लिए जो आयोजन होता है उसको टूर्नामेंट को क्या बोलते हैं? सैफ चैंपियनशिप बोलते हैं। तो सीनियर वालों के लिए होता है ये, याद रखने का। सीनियर वालों के लिए क्या होता है? सैफ चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या है? तो महिला एशियाई चैंपियनशिप का शुभंकर है गुड़िया, ठीक है। शुभंकर लुप्त प्राय प्रजाति घरेलू गौरैया को प्रेरित होकर के लचीलापन, शक्ति और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। गुड़िया जो है साहसिक दृष्टिकोण से आत्मविश्वास से भरी हुई है, ठीक है। लोगों को वो बोधि वृक्ष में दर्शाया गया है जो कि विकास और लचीलेपन का प्रतीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है जो कहाँ होगा? राजगीर बिहार में होने वाला है, ठीक है, मतलब हो चुका है, राजगीर बिहार में हो चुका है, ठीक है। और विजेता देश भारत है, ठीक, बता देना चाहता हूँ, राजगीर बिहार में हुआ है और विजेता भारत रहा है। हाल ही में अभी इन्होंने हॉकी विजेता घोषित किया गया है। किस भारतीय को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है? एस सोमनाथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन, ठीक है, एस्ट्रोनॉट फेडरेशन बना है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इनको मिला है एस सोमनाथ, जो इसरो के क्या थे? चीफ थे। इन्हें चंद्रयान 3 के लिए किए गए कार्यों के लिए ये चीज इनको अवार्ड दिया गया है। बाकी सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, आप देख सकते हो PDF में। चंद्रयान 3 के बारे में जान लो कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ठीक है। PSLV लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, जिसको क्या बोलते हैं? हैवी रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 MK3 से, ठीक है, MK3 से चांद पर लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को वर्ल्ड स्पेस डे मनाया जाएगा। यहाँ बताया था मैं, चांद के साउथ पोल पर उतरा था, है ना, थोड़ा सा जानकारी ले लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल को अक्टूबर 2024 में किस रत्न का दर्जा दिया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इकोनॉमिक्स सेक्टर में, ठीक है। तो हॉल जो है, हॉल का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसको महारत्न का दर्जा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग देता है। याद रखना कौन देता है? सार्वजनिक उद्यम विभाग महारत्न देता है। हॉल भारत सरकार के महारत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा क्रम का है? 14वां है। तो वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है और 14वां कौन सा है? हॉल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। स्थापना 1940 में हुई थी। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस निर्माता में से एक है। भारत नवरत्न कंपनी का दर्जा शुरू कब किया था? 1997 में। नवरत्न का दर्जा कब शुरू हुआ है? नवरत्न 97 में और महारत्न 2009 में, ठीक है। तो दर्जा देने की शुरुआत कब हुई थी? कोई भी कंपनी महारत्न कब बनता है? जब वो नवरत्न होता है तभी वो महारत्न बनता है। महारत्न बनने के लिए मानदंड क्या होना चाहिए? तो महारत्न दर्जे के लिए कम से कम उसके पहले नवरत्न का दर्जा होना चाहिए और इसके लिए सख्त वित्तीय मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जिसमें शामिल क्या क्या है? औसत वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। नेट प्रॉफिट होना चाहिए, शुद्ध मूल्य, नेट
प्रॉफिट 15,000 करोड़, और पिछले शुद्ध लाभ नेट कुल लाभ पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़। ठीक है, तो शुद्ध मूल्य नेट मूल्य होना चाहिए 15,000 करोड़, टर्नओवर 25,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़। तो प्रॉफिट 5,000, वार्षिक शुद्ध मूल्य नेट मूल्य कितना होना चाहिए 15,000 करोड़, और टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़। इस बेस पे ही कोई आदमी क्या बन सकता है, कोई कंपनी महारत्न बन सकता है, और महारत्न बनने के लिए उसको पहले नवरत्न होना चाहिए। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 5, 15, 25, 5,000 नेट प्रॉफिट, 15,000 कुल नेट मूल्य होना चाहिए, और 25,000 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, महारत्न कंपनी के नाम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड GAIL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, NTPC लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं ONGC, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी RECL, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑयल लिमिटेड OIL, और 14वां है आपका हॉल। ठीक है, हॉल जो है आपका 14वां महारत्न कंपनी है। तो इतने महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ACAP पुरस्कार किसके लिए, किस IPS अधिकारी को चुना गया? तो प्रीतिपाल कौर को। तो IACP अवार्ड होना चाहिए। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस पुरस्कार को दिया गया है, प्रीतिपाल कौर को दिया गया है। ये दुनिया भर के 40 वर्ष से कम आयु के 40 पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है। 40 वर्ष से कम आयु के 40 पुलिस अधिकारियों को दिया गया। इनमें प्रीतिपाल कौर का चयन किया गया, जो एकमात्र क्या है, भारतीय है। यह सम्मान समारोह बोस्टन, मैसूचेट्स और में आमंत्रित हुआ था। ठीक है, काम का नहीं है, याद रखना प्रीतिपाल कौर को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,103 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दी है। इसके साथ 2031 तक स्वदेशी खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? याद रखना 2031 तक लक्ष्य रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना रखा गया है? 20 मीट्रिक टन। ठीक है, वर्तमान में 2031 तक लक्ष्य रखने कितना रखा गया है? 20 मीट्रिक टन। वर्तमान में कितना है? 12 मीट्रिक टन। मौजूदा में कितना है? 12 मीट्रिक टन, जिसको बढ़ाकर कितना करना है? 20। कब तक? 31 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके लॉन्च हुआ है? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। क्योंकि तिलहन उत्पादन क्या हो रहा है? गिर जा रहा है ना लगातार। इसी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें एक नया मिशन को लागू किया गया ताकि तिलहन उत्पादन में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने कितनी रकम की PME ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना लागू की है? PME ड्राइव का फुल क्या है? PME ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। इसके लिए कितना घोषणा किया गया है? 10,900 करोड़। तो एग्जाम में 10,900 करोड़ ना पूछ के आपसे क्या पूछ देगा? भारी उद्योग मंत्रालय ने PME ड्राइव योजना किस संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संबंधित है। ठीक है, ई ड्राइव है ना, ई ड्राइव क्रांति इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट के लिए शुरू किया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 10,900 करोड़ रुपए के PME ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना शुरू की। इसके साथ ई वाहन की खरीदी पर किस तरह की सब्सिडी मिलेगी? तो याद रखना कि जो ई ड्राइव योजना है वो किस संबंधित है? जो किस संबंधित है? याद रखना आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीदी से संबंधित है। कौन सा? PME ड्राइव योजना। ठीक है, खरीदारी को ई वाउचर के जरिए छूट मिलेगी इसमें। ठीक है, ई ड्राइव योजना के तहत खरीदार करने वाले को ई वाउचर के जरिए छूट मिलेगी। PME ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? PME ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है PME ड्राइव का। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। और ये योजना किसके लिए लाया गया है? ई वाहन की खरीदी पर छूट देने के लिए। कौन जारी किया है? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारी उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। 10,900 करोड़ रुपए की योजना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है PME ड्राइव क्रांति इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। और किसके लिए किया गया है? ई वाहन की खरीदी पर छूट देने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडेक्स सूचकांक से। ठीक है, ये आपका डिटेल में दिया हुआ है, भारत मंडप में हुआ था।
भारत ने 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने। और इंडिया जो है 2070 तक क्या बोला है कि 2070 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करेंगे, नेट जीरो का लक्ष्य रखा है इंडिया का 2070 तक, नेट जीरो। और वर्ल्ड का है 2050 तक, ठीक है। विश्व में 2050 तक नेट जीरो रखना है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया। तो विश्व में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। भारत ने रखा है 2070 तक हमको शून्य कार्बन उत्सर्जन रखना है, इसीलिए योजना लागू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स सूचकांक से। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के कितने लोग गरीब से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। कितने लोग गरीबी है, सॉरी कितने लोगों में गरीबी है, 1.1 बिलियन, लगभग 110 करोड़ यहाँ पे गरीबी है दुनिया में। और ऐसा कौन जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। तो जारी कौन करता है, यूएन, यह इंपोर्टेंट हो जाता है। दुनिया में 110 करोड़ गरीब है। रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। रिपोर्ट किसने तैयार किया है, तो रिपोर्ट तैयार किया है आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने। ये क्वेश्चन पूछ सकता है रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई, रिपोर्ट में क्या बोला गया, 110 करोड़ लोग गरीब हैं जो जी रहे हैं। इनमें 40% लोग क्या हैं, 40% लोग युद्ध, नाजुकता और अध्या और कम शांति वाले देशों से रह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में दुनिया में सबसे ज्यादा 234 मिलियन लोग गरीब कहाँ है, तो भारत में। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है, भारत में। कितने हैं, 234 मिलियन, लगभग 23.5 करोड़। 110 करोड़ में से 23.5 करोड़ अकेला कहाँ रहते हैं, भारत में, ठीक है। बहुआयामी गरीब देश वाले टॉप 5 देश, हमारा भारत जो टॉप में है गरीब में। नेक्स्ट है हमारा बगल में पड़ोसी आपका पाकिस्तान, उसके बाद इथोपिया, फिर नाइजीरिया और कांगो, ठीक है। याद रखना भारत सरकार की पिछली रिपोर्ट के अनुसार इस बार 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। भारत सरकार की पिछली रिपोर्ट से अनुसार 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो टॉप में गरीब 5 वाले देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, भूखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है 2024 में, 105वें नंबर पर है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में हमारा स्थान है 105वां। 2024 में हमारा 105वां रैंक है, 2023 में था 111वां रैंक, ठीक है। इससे पहले 107 था। तो इससे क्या हुआ, बढ़ा, फिर क्या हुआ, कमी आया। तो हमारे क्या हो रही है, सुधर रही है स्थिति, क्या हो रही है, सुधर रही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। चीन, यूएई, कुवैत समेत 22 देश पहले नंबर पर है, ठीक है। भारत उन 42 देशों में शामिल है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ गंभीर श्रेणी में आता है। तो भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे गरीब और भुखमरी के साथ शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इसको कौन जारी करता है, आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्ट ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस जारी किया गया है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में हंगर इंडेक्स जारी किया है। ये दुनिया में भूख और कुपोषण के स्तर पर नजर रखती है, याद रखना। ये संगठन है कहाँ की, आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी की है आपका वेल्ट हंगर हिल्ट, है ना, जो कि संयुक्त रूप से काम करती है किस पर, भुखमरी सूचकांक जारी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएचआई स्कोर के 4 इंडिकेटर हैं, अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। ये सारे इसके सूचकांक के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है। पीएम पोषण योजना इसे लागू किया गया है। पीएम पोषण योजना भुखमरी को रोकने के लिए लाया गया है। फुल फॉर्म है पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। पीएम पोषण इस अभियान लाया गया है, पोषण अभियान भुखमरी को दूर करने के लिए। पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, इस स्कीम को वर्ष 2018 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य है स्टंटिंग, एनीमिया और अल्प पोषण को कम करना। ईट राइट इंडिया मूवमेंट का है, यह एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो आपके फूड में लिखा जाता है, ठीक है। ये एक पहल है जो सभी सुरक्षित, स्वस्थ और साफ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की फूड सिस्टम बदलने के लिए एक लाया गया है। ध्यान रखना कि कुपोषण से दूर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो पोषण अभियान, ठीक है। पोषण का फुल फॉर्म है पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है विज्ञान एवं रिसर्च से। हमारा अगला क्वेश्चन है विज्ञान रिसर्च से। पीएम मोदी ने अक्टूबर
2024 में दिल्ली, पुणे और कोलकाता, ये 3 जगह लॉन्च किया है, याद रखना। दिल्ली, पुणे, कोलकाता। देखो दिल्ली यहाँ पे ऊपर में है, पुणे पश्चिम में और कोलकाता यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली, पुणे, कोलकाता। दिल्ली, पश्चिम में पुणे और पूर्व में कोलकाता। ठीक है, दीपक, दीपीके। ठीक है, दिल्ली, पुणे, कोलकाता में संसार में 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो रुद्र, नाम है रुद्र के नाम पर। ठीक है, आपके रुद्र सर के नाम पे याद कर लेना। रुद्र सर 3 जो लॉन्च किए हैं, दिल्ली में, कोलकाता में और पुणे में। ठीक है, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में और पश्चिम में पुणे और पूर्व में कोलकाता। ठीक है, DPK। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस टेक वाले पार्ट में। साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इसकी लागत 130 करोड़, स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। ठीक है, इसके अधिकांश पार्ट भारत में ही बनाए गए हैं। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेंस सेंटर बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको लागू किया गया है। 2015 में शुरू हुआ था ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुआ था। इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, DST विभाग जारी करता है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मैती द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको कौन कौन विभाग जारी करता है, मतलब संचालित कौन करता है? DST और मैती, मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे और IICP बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। CDEC पुणे में है और IIAC बेंगलुरु में द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किए गए तीनों कंप्यूटर परम रुद्र परियोजना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत का हिस्सा है। तीनों कंप्यूटर किसका है? परम रुद्र कंप्यूटर परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, शोध, MSME और स्टार्टअप क्षेत्रों में भारत के सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय घटना के सुपर मून के दौरान 17 अक्टूबर 2024 को चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आकर कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? 14%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। सुपर मून क्या होता है? सुपर मून धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। सुपर मून जब होगा, जब धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी, तो इसी क्या बोलते हैं? सुपर मून। इसी वजह से चांद ज्यादा बड़ा दिखता है और चमकीला दिखाई देता है। तो सुपर मून की वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे यह पृथ्वी के करीब आ गया है। तो ये कब घटना हुआ था? 17 अक्टूबर को। और इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी में जाकर कितना बड़ा दिखाई दिया था? 14%। ठीक है, ये साल 2024 का तीसरा सुपर मून था। इसमें कुल 4 सुपर मून दिखने लगे। ठीक है, तो धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी जब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तब क्या दिखाई देगा? सुपर मून। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सुपर मून कब बनता है? जब धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, और कितनी दूरी थी? 14% लगभग। ठीक है, पृथ्वी का कितना आकार बड़ा दिखाई देने लगा? तो 14%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह को चांद यूरोपा में जीवन की संभावना तलाशने के लिए यूरोपा क्लिपर्स मिशन लॉन्च किया है? तो बृहस्पति में लॉन्च किया है यूरोपा मिशन। यूरोपा में जीवन की संभावना, मतलब बृहस्पति में क्या होगा? बृहस्पति में जीवन की संभावना को मापने के लिए यूरोपा क्लिपर्स मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधन से प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया 9 अक्टूबर को। इनमें से कौन सा सम्मान मिला है उन्हें? तो पद्म विभूषण उनको मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण। इससे पहले उनको, रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण भी सम्मान मिल चुका है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। रतन टाटा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाया था। इनमें से 2007 में बेंगलुरु एयर शो के दौरान उन्होंने किया था। रतन टाटा पहले फाइटर जेट को किसी भारतीय ने नहीं उड़ाया। रतन टाटा से पहले रखना कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिन्होंने फाइटर जेट को उड़ाया हो। तो रतन टाटा पहले से भारतीय थे जिन्होंने फाइटर जेट को उड़ाया था। ठीक है, टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1838 में टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। ये सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस कारोबार करती है। अभी N चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है, जबकि इसके उत्तराधिकारी कौन है? नोएल टाटा। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के। और टाटा ग्रुप के कौन है? N चंद्रशेखरन। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण से किस समुद्र से उठा खतरनाक हरिकेन शामिल्टर अक्टूबर 2024 में अमेरिका से टकराया? हरिकेन तूफान। तो हरिकेन कहाँ था? मैक्सिको खाड़ी में। याद रखना, हरिकेन कहाँ था? हरि भगवान कहाँ आते हैं? अमेरिका में, अमेरिका। ठीक है, हरिकेन मैक्सिको खाड़ी में शुरू हुई है और यह 10 अक्टूबर को अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा की सिएस्टा की शहर के तट पर हरिकेन मिल्टन टकराया। तो अपना हरिकेन, हरि भगवान कहाँ आए थे? अमेरिका में।
ठीक है। किस समुद्र तट से उठा है खतरनाक तूफान हैरिकेन? तो मैक्सिको की खाड़ी से। अब मैक्सिको खाड़ी कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में अंतर संसदीय संघ IEPU, ठीक है, कि 149वीं सभा का भारतीय मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो संसद है, और संसद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे आपके ओम बिरला जी, है ना, वही स्पीकर है, वही जाएंगे। तो अंतर संसदीय सम्मेलन हुआ था जिसमें अध्यक्षता कैसे की है? ओम बिरला ने। 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में किस शहर में अक्टूबर 2024 में आयोजित हुआ, जिसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया? तो वियंतियाने, लाओस की राजधानी है वियंतियाने, जहाँ पे ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, और इसमें अक्टूबर 2024 में मेजबानी करने कौन गए थे? PM मोदी जी, ठीक है। 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन और 21वां आसियान शिखर सम्मेलन, दोनों में भागीदारी लिए थे, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन का थीम है कनेक्टिविटी और लचीलापन, ठीक है। एक्ट ईस्ट नीति कब आई थी? 2024 में, और इसका 10 साल पूरा हो चुका है, इसलिए पूछ सकता है कि एक्ट ईस्ट नीति पहले क्या था? लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखिए, उसको मोदी जी ने नाम क्या चेंज कर दिया था? एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट को नाम क्या चेंज कर दिया था? एक्ट ईस्ट, और इसका 1 दशक पूरा हो चुका है, ठीक है। अब 2024 में 1 दशक यानी कि 10 साल पूरा हो चुका है, इसलिए पूछ सकता है कि एक्ट ईस्ट नीति कब आई थी? तो नवंबर 2014 में शुरू की गई थी, ठीक है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की थी। इससे पहले भारत की पहले लुक ईस्ट नीति थी। इसका मकसद था एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत में आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। यह भारत को पूर्वी एशिया के देशों में प्रभावशाली बनाना चाहता है, ताकि भारत और चीन जैसे बड़े देशों को चुनौती दे सके, व्यापार रणनीतिक स्थिति में सुधार कर सके। आसियान की स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1867 को, सॉरी 1967 को, ठीक है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। याद रखना इंडोनेशिया की नई राजधानी है नूसा तारा, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होना है, अभी जकार्ता डूबने वाला है, इसलिए इंडोनेशिया राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट अभी कहाँ होगा? नूसा तारा बन रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? आसियान का सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और व्यापार और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां आसियान, बोला था 19वां कौन सा था आपका? 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है। 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन था, और ये एशिया आपका 21वां आसियान शिखर सम्मेलन। दोनों कहाँ है? लाओस राजधानी वियंतियाने में, ठीक है। तो दोनों ही 19वां और 21वां कहाँ हुआ है? वियंतियाने, लाओस में। संघाई शिखर सम्मेलन SCO शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो SCO शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित किया गया था, और शामिल कौन हुए थे आपके? गए थे विदेश मंत्री S जयशंकर। SCO के काउंसिल ऑफ हेड की गवर्नमेंट समिट की 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक हुआ था, और SCO की स्थापना कब हुआ है? 15 जून 2001 को, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। SCO का मुख्यालय संघाई में नहीं है, कहाँ है? बीजिंग चीन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश है, ठीक है। 10 देश, भारत और पाकिस्तान आपका शामिल हुआ था 2017 में, जबकि अभी बेलारूस हाल ही में 10वां सदस्य कौन है? बेलारूस, ये 10वां सदस्य देश है, ठीक है। भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इतना तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, ठीक है। सारे तान में तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, बाकी सारे तान है। और बेलारूस शामिल हुआ है, 10वां देश है, ठीक है। SCO में शामिल होने वाला 10वां देश कौन है? बेलारूस। नेक्स्ट है विदेश से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर 2024 में किन 3 अफ्रीकी देशों की आधिकारिक यात्रा की है? तो अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति के अल्जीरिया, मार्टिनिया, मलावी में शामिल होने वाली पहली भारतीय यात्रा है। तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई थी? अफ्रीकी देश में गई थी। कौन कौन से देश थे वो? अल्जीरिया था, मार्टिनिया था और मलावी थी, ठीक है। अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी? तो अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हो, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मार्टिनिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो राजनयिकों को प्रशिक्षण देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वीजा छूट और विदेशी कार्यालय, इन सभी पर क्या हुए? हस्ताक्षर हुए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश को स्वाम हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा के दौरान 1000 मीट्रिक टन चावल और कैंसर उपचार मशीनें भेंट की? तो मलावी को क्या होता है? स्वाम हार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे यात्रा के दौरान 1000 मीट्रिक टन चावल और कैंसर उपचार, बताया था कि अफ्रीका जो है, कल पढ़े थे हम लोग, नामीबिया, वहाँ पे 723 जानवर मार के खाने की योजना बनाई थी, तो आपका वन तारा फाउंडेशन ने क्या बताया था, वहाँ पे चावल भेजा था। तो ये अफ्रीका देश जो है अभी भुखमरी से गुजर रहा है, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रपति गई थी और उन्होंने 1000 मीट्रिक टन
चावल और कैंसर संबंधी उपचार मशीनें भेंट की हैं। भारत और किस देश ने एक दूसरे को 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया है? तो कनाडा, हाल ही में कनाडा भारत संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तनाव में क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने थोड़ा सा विवादित बयान दिया था, इसी वजह से दोनों ने अपने डिप्लोमेट्स वापस ले लिए थे। ठीक है, यह कार्रवाई ट्रूडो सरकार की रविवार 13 अक्टूबर को एक चिट्ठी के बाद हुई थी। तो विवाद था, है ना, एक दूसरे पे विवादित बयान को लेकर के। ठीक है, खालिस्तानी आतंकी को लेकर के निज्जर मामला में, निज्जर की हत्या का मामले को जोड़कर देखा जा रहा था, इसी वजह से क्या हुआ, अब भारत ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च हुआ? तो मालदीव में। मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च हुआ अक्टूबर में। अब अपना रुपे कार्ड स्वीकार करने वाले कौन कौन से देश हैं? ठीक है, रुपे कार्ड कहाँ कहाँ चलता है हमारा? भूटान में चलता है, नेपाल में चलता है, मॉरिशस में चलता है, सिंगापुर में चलता है, यूएई में चलता है, मालदीव में चलता है। ठीक है, अपना सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला कौन सा है? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस, सिंगापुर और यूएसए, एमएसयू या अमेरिका ऐसा कर सकते हो। ठीक है, एम से मॉरिशस, एस से सिंगापुर, ए से अमेरिका या यूएसए। ठीक है, एमएसए। ठीक है, एमएसए याद कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एमएसए एफडीआई इनफ्लो होने वाले राज्य है। सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? मॉरिशस से फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, थर्ड नंबर पे अमेरिका। तो एफडीआई इनफ्लो। और रुपे कार्ड भी कहाँ चल रहा है? देखो, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, मालदीव, भूटान और नेपाल। भारत के आसपास वाले हैं, भूटान, नेपाल, मालदीव, सिंगापुर, मॉरिशस, सब भारत के आसपास। एक तो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे क्या हो रहा है? रुपे कार्ड चलता है। ठीक है, मतलब आप एटीएम जाकर के वहां पे पैसा निकाल सकते हो। अब यह यूपीआई स्वीकार करने वाले देश, यूपीआई स्वीकार करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, यूएई। सब वही है, एक तो फ्रांस याद रखना अलग से, बाकी सब वही देश है। ठीक है, मालदीव में भी यूपीआई लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, वहां भी लॉन्च हो जाएगा यूपीआई। ठीक है, तो वहां भी हम लोग जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मालदीव में कौन सा स्टेशन है, कैसा जगह है जहाँ पे कपल्स लोग जाते हैं हनीमून मारने? आप लोग कमेंट बताना। ठीक है, बहुत फेमस जगह है। और उसी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा सा मालदीव भारत में बीच में विवाद हुआ था। भारत ने बोला था मोदी जी ने कि लक्षद्वीप में आइए, आप वहां मत जाइए। वैसा कौन सा जगह है वो आप कमेंट बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, तो उपरोक्त सभी हस्ताक्षर हुए थे कि $400 मिलियन का मुद्रा विनिमय और मालदीव के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ था। भ्रष्टाचार की रोकथाम और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल और युवा मामले, इन सभी मामलों पर मोहम्मद मुइजू की भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मालदीव बहुत उचक रहा था। ठीक है, क्योंकि उनका हमारा हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ के क्या मांग रहा है? पैसा मांग रहा है, देख रहे हो, भिखमंगा आदमी। $400 मिलियन का मुद्रा विनिमय और मालदीव के अधिकारियों को प्रशिक्षण मांग रहा है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण मांग रहा है और खेल और युवा मामले से संबंधित हमसे क्या करके आ रहा है? समझौता करने आया। ठीक है, मैक्सिको के 200 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2024 में शपथ ली, उसका नाम क्या है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लाउडिया शिनबॉम। क्लाउडिया शिनबॉम, मैक्सिको के 2 साल के इतिहास में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आईएमपी मान लो। 2 साल के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2024 में शपथ ली है, उनका नाम है क्लाउडिया शिनबॉम। और विश्व की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपका है पेंटगटारन श्रीनिवात्रा। पेंटगटारन श्रीनिवात्रा। शिनवात्रा, तो शिनवात्रा भी नाम तो चल जाएगा। शिनवात्रा, शिनवात्रा कहाँ से है? तो शिनवात्रा है आपके वहीं मसाज कराने जहाँ जाते हैं जी, थाईलैंड। थाईलैंड जाते हैं ना मसाज कराने। तो 37 वर्ष की है ये। ठीक है, विश्व के सबसे युवा राष्ट्रपति है पेंटगटारन श्रीनिवात्रा, ये थाईलैंड की है। उसके बाद आपका क्लाउडिया शिनबॉम। तो ये 2 साल के इतिहास में मैक्सिको में पहली कोई महिला है जो वहाँ की बनी है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल समुद्र की तलहटी में पाया जाने वाला कहाँ ढूंढा गया? ये क्वेश्चन था, बॉक्स में आ गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला सबसे गहरा ब्लू होल जो समुद्र की तलहटी में पाया गया था, वो कहाँ ढूंढा गया? तो चेतमुल खाड़ी, मैक्सिको में। मैक्सिको में ब्लू होल पाया गया है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतमुल खाड़ी, खाड़ी में चेतमुल खाड़ी में पाया गया है। ये मई 2024 में ढूंढा गया था। अभी तक वैज्ञानिकों इसकी पूरी गहराई नाप नहीं पाए हैं। शुरुआती गणना के अनुसार इसकी गहराई कितना है? 1380 फीट, लगभग 420 मीटर गहरा है और इस समुद्र के नीचे की सतह में है। याद रखना कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, मैक्सिको खाड़ी जो कि है चेतमुल, है ना। तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ है? आपके मैक्सिको में। मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारे दिवस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है, इजराइल की डिफेंस फोर्स सेना ने अक्टूबर 2024 में किस देश में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ
ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। तो हिजबुल्लाह का प्रमुख क्या था? नसरुल्लाह कपड़ा था, और हिजबुल्लाह का खिलाफ ग्राउंड का लेबनान, ठीक है। हिजबुल्लाह के तत्कालीन चीफ हसन नसरुल्लाह, बताया था हिजबुल्लाह के चीफ थे हसन नसरुल्लाह। नसरुल्लाह की 27 दिसंबर को इजरायली सेना में मौत हो गई। इजरायली हमले में इजराइल ने क्या हुआ था, उन पर हमला किया था, तो उसमें मौत हो गया था। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत, ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन का बम गिराया, जिससे क्या हुआ? नसरुल्लाह की मृत्यु हो गई, ठीक है, निपट गया वहां पे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इजराइल पर हमले किए। इससे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर लॉन्च किए गए। इसी बीच कई इजराइल के डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सतह पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो यह आज हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट बहुत खास चर्चे पे था, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इजराइल के डिफेंस सेना ने अक्टूबर 2024 में किस देश में घुस करके हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड रिपोर्ट शुरू किया था, ऑपरेशन शुरू किया था? तो लेबनान की राजधानी है बेरित, और लेबनान का आतंकवादी संगठन क्या है? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, कोई आदमी का नाम नहीं है। और हिजबुल्लाह के प्रमुख कौन थे? नसरुल्लाह, जहां पे 80 टन का बम गिरा करके उन्होंने का नस्तो नाबूद कर दिया, उनका वजूद मिटा दिया। किसने? इजराइल ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिवस से, और इसी के बाद हमारा जो आज का करंट अफेयर्स होगा ये खत्म हो जाएगा अक्टूबर महीने का। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, कॉफी कब पियेंगे? 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर को चाय नहीं पीना है जी, 1 अक्टूबर को आप पियेंगे? कॉफी पियेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जीवन दिवस, और कॉफी किसको पिलाना है? अपने दादाजी को। वृद्ध जन दिवस, वृद्धों को कॉफी पिलाना है 1 अक्टूबर को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर को। सब लोग को गांधी जी का बर्थडे याद रखना है। गांधी जी का बर्थडे के साथ साथ बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इनका भी बर्थडे आता है, ठीक है। तो बाबा के बाद गांधी बाबा के बर्थडे के साथ किसका बर्थडे आता है? शास्त्री जी का, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ठीक है। टीचर्स डे 5 सितंबर को, भारत वाला। और विश्व शिक्षक दिवस कब आता है? 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस। गंगा नदी डॉल्फिन डे, इसी दिन भी गंगा नदी डॉल्फिन डे कहाँ? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय मछली घोषित किया गया था, है ना, जलीय जीव घोषित किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। और गंगा डॉल्फिन संग्रहालय कहाँ खुला है? पटना में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस, डाक 10 तारीख को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाद्य दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, ठीक है। खाना कब है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस, रोम इटली में इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, इसलिए खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गरीबी से वाला वो चल रहा है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, ठीक है। तिल दिवस, जो गाल में मोल होता है तिल, तिल का मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, तिल 23 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसी तहत ये क्या हुआ, आज का जो करंट अफेयर्स था अक्टूबर महीने का, ये यहाँ पे समाप्त होता है। और मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगले वीडियो में हम नवंबर माह की समसामयिकी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कोई चार्जेस नहीं है, आपका यही चार्ज है कि आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वॉचिंग करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।